दोस्तों, ये क्वेश्चन CSIR जून 2019 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। द सोडियम पोटेशियम ATPase pump is found on the plasma membrane of most animal cells. A mutation in the intrinsic phosphorylation site of the pump is most likely to affect। फिर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम ओनली, ये सोडियम आयन दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया है द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ओनली। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम ओनली। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हैज़ नो इफेक्ट ऑन पंप एक्टिविटी बट अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी। तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है कि एनिमल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पाए जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। ऐसा जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ए म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फास्फोरिलेशन साइट ऑफ द पंप इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट, ठीक है। जो म्यूटेशन होगा वो कहाँ अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, उसमें कौन कौन से फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि CSIR में पहले उस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं जो बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में हम उसको भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के साथ साथ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि जून 2019 में पूछा गया है CSIR लाइफ साइंस में, ठीक है। तो हम इस पर सबसे पहले आपको समझाएंगे डायग्रामेटिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, फिर ये जो अफेक्ट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, वैसे हम आपको बता दें कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें थर्ड ऑप्शन है बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। मतलब अगर म्यूटेशन हो जाता है इंट्रिंसिक फास्फोरिलेशन में पंप में, जो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनवर्ड मूवमेंट करता है, जबकि पोटेशियम जो है वो इनवर्ड मूवमेंट करता है, जबकि जो सोडियम होता है वो आउटवर्ड मूवमेंट करता है। 3 सोडियम आयंस आउटसाइड ऑफ द सेल जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप लगे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायग्रामेटिकली अभी रिप्रेजेंट करेंगे, आपको समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझाना चाहेंगे। ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जनरली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो सेल होती है ये डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड। और ये जो डबल लेयर्ड आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है अगर हम उसको देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, ये आउटसाइड वाला पार्ट है और ये इनसाइड वाला पार्ट है। अगर इसको हम ऐसे सर्कल बना के देखते हैं तो अंदर के साइड में जो होता है वो साइटोसोलिक पार्ट होता है और ये आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। तो आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड लेयर है वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। फास्फोलिपिड, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में 5 तरह के फास्फोलिपिड्स लगते हैं जो कि ऑलरेडी CSIR में क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन कौन से फास्फोलिपिड्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन एक फास्फोलिपिड्स होता है जो आउटसाइड में होता है। दूसरा फास्फेटिडिलकोलिन जो आउटसाइड में होता है, ठीक है। ये दो तो हुए फास्फोलिपिड्स। उसके अलावा आउटसाइड में आप देखेंगे ग्लाइकोलिपिड भी होता है, ठीक है। अब इनसाइड जो होता है, इनसाइड होता है फास्फेटिडिल सेरीन, फास्फेटिडिल इनोसिटोल एंड फास्फेटिडिल इथेनॉल एमाइन। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये 5 फास्फोलिपिड्स होते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट्स में भी होता है और इनर लीफलेट्स में भी। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो
आउटर लीफलेट में भी है और इनर लीफलेट में भी है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड लेयर जो बनी होती है वो स्फिंगोमाइलिन की और फास्फेटिडिल कोलिन फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है जो आउटर लेयर में पाया जाता है। और इनर लेयर जो होती है वो फास्फेटिडिल सीरीन, फास्फेटिडिल इनोस्टोल और फास्फेटिडिल इथेनॉल एमाइन, ये 3 फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फास्फेटिडिल सीरीन ये निगेटिवली चार्ज्ड फास्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, और फास्फेटिडिल लिनोसिटोल ये भी निगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइटोसोलिक पार्ट होता है वो बेसिकली हाईली निगेटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। तो इसलिए साइटोसोलिक पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाईली नेगेटिव पार्ट होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है आउटर लीफलेट पे भी होता है और इनर लीफलेट पे भी होता है। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो आउटर लीफलेट पे भी है और इनर लीफलेट पे भी है। तो ये तो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है यहाँ पर फंक्शन कैसे करते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड और ये इनसाइड जो कि साइटोसोलिक पार्ट कहलाता है। यहाँ पर ये सोडियम और ये पोटेशियम एटीपीएस चैनल है। ठीक है, ये जो यहाँ पर 3 सोडियम आयंस हैं, ठीक है, 3Na प्लस बाइंड टू साइड्स एक्सपोज्ड इनसाइड द सेल। तो ये इनसाइड द सेल जब ये एक्सपोज्ड करती है तो सोडियम आयंस यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। अब ये सोडियम आयंस यहाँ पे बाइंड करते हैं और फिर बाहर जाते हैं। तो बाहर क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं? तो ये बाहर जाते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू। इसी को सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जो सोडियम आयंस जो जाते हैं वो 3 बाहर जाते हैं। और जब ये 3 बाहर जाते हैं, ये आप ये वाला साइड देख रहे होंगे, ये जो साइट है ये यहाँ पर 2 पोटेशियम आयंस बाइंड करते हैं। कब बाइंड करते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो 3 सोडियम आयंस बाइंड करेंगे। अब ये सोडियम आयंस बाइंड तो करेंगे मगर क्योंकि चैनल यहाँ से क्लोज़ है तो ये सोडियम आयंस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो अब ये चैनल यहाँ से जब खुलेगा तब ये सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल जा सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम चैनल्स खुलता के ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये ओपन कैसे होता है आउटसाइड? जब यहाँ पर एटीपी बाइंड करता है। तो एटीपी के बाइंड करने से एक फास्फेट ग्रुप जो होता है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पर बाइंड करता है। इसके बाइंड करने की वजह से, ठीक है, तो ये एटीपी डिपेंडेंट फास्फोरिलेशन ऑफ द पंप, ये इस पंप का फास्फोरिलेशन हुआ। ठीक है, एटीपी के बाइंड करने से, फास्फोरिलेशन होने से ये जो चैनल है, ये जो पंप है, ये पंप ओपन हो जाता है आउटसाइड। तो जब ये आउटसाइड ओपन हो जाता है तो ये जो 3 सोडियम आयंस है यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो 3 सोडियम आयंस निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में जब ये 3 सोडियम आयंस बाहर निकल जाते हैं तो आप ये वाला साइड देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्सपोज दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा छोटा दिख रहा था क्योंकि ये एक्सपोज नहीं था। ठीक है, और ये यहाँ से क्लोज था। तो यहाँ जो है ऊपर जो है वो यहाँ पर पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 पोटेशियम आयंस जो होंगे वो यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे। जब ये पोटेशियम आयंस यहाँ पर आकर बाइंड करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये पोटेशियम आयंस जो हैं 2 पोटेशियम आयंस यहाँ पर बाइंड करते हैं, जैसे ही ये बाइंड करते हैं, इनके बाइंड करने की वजह से ये जो फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप यहाँ से, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये फास्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाता है। मतलब इस पंप का डीफास्फोराइलेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर पोटेशियम बाइंड तो कर गए हैं मगर अभी सेल के अंदर नहीं आए हैं। तो जैसे ही डीफास्फोराइलेशन होता है, डीफास्फोराइलेशन होने से ये पोटेशियम आयंस जो होते हैं, डीफास्फोराइलेशन होने से चैनल क्या होता है, क्लोज हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है। ठीक है, तो चैनल जब क्लोज होता है तो ये पोटेशियम आयंस जो हैं ये यहाँ पर अंदर की तरफ सेल में रिलीज़ हो जाते हैं। इसका मतलब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, 3 यहाँ पर जो सोडियम होते हैं इनको बाहर आउटसाइड द सेल भेज देता है और बाहर के जो 2 पोटेशियम आयंस होते हैं वो अंदर भेज देता है। तो ये तो हुआ एक तरह का एक्सचेंज। अब अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल में, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो जाता है,
ठीक है, इंट्रिंसिक फास्फोराइलेशन है ना, म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फास्फोराइलेशन साइट ऑफ द पंप। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन था CCR का, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन था। ठीक है, द सोडियम पोटेशियम एडियस पंप इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ए म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फास्फोराइलेशन साइट ऑफ द पंप इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट। अगर इस पंप में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा? अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है और इस पंप का फास्फोराइलेशन नहीं होगा, तो अगर फास्फोराइलेशन नहीं होगा तो ये जो चैनल है जहाँ पर सोडियम आकर बाइंड करता है, तो ये चैनल्स आउटसाइड खुलेगा नहीं। जब आउटसाइड नहीं खुलेगा तो सोडियम आयंस बाहर नहीं जाएंगे, और जिस टाइम सोडियम आयंस बाहर जाते हैं उसी टाइम ये जो है सेल्स जो होता है ये चैनल खुल जाता है, उसी टाइम पोटेशियम अंदर आकर यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। फिर क्या होता है, जब डीफास्फोराइलेशन होता है तो चैनल फिर से क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने की वजह से पोटेशियम अंदर आ जाते हैं। तो अगर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप में कोई म्यूटेशन हो जाता है फास्फोराइलेशन साइट पर, जहाँ पर ये फास्फोराइलेशन हो रहा था इस साइट पर अगर म्यूटेशन हो जाता है, तो ना तो चैनल बाहर की तरफ खुलता है और ना ही चैनल इनसाइड क्लोज होगा। ठीक है, जब चैनल ओपन नहीं होगा और क्लोज नहीं होगा तो ना तो सोडियम बाहर जा पाएंगे और ना ही पोटेशियम अंदर आ पाएंगे। तो ऐसे केसेस में ना सोडियम बाहर जा सकते हैं ना ही पोटेशियम अंदर आ सकते हैं। तो अब इसका जो ऑप्शन होता है वो थर्ड ऑप्शन होता है, क्योंकि अब इन्होंने कहा द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ Na+ ओनली, तो जो अफेक्ट होगा वो सोडियम का आउटवर्ड मूवमेंट जो होता है, सोडियम 3 आयंस जो सोडियम बाहर जाते हैं सिर्फ यही अफेक्ट होगा। ऐसा तो नहीं है सोडियम बाहर नहीं जा सकता और जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये अंदर नहीं आ सकते, ये बाहर नहीं जा सकता सोडियम। ठीक है, ये दोनों अफेक्ट होते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ओनली, तो क्या सिर्फ पोटेशियम का इनवर्ड मूवमेंट अफेक्ट होगा? नहीं, दोनों अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अब यहाँ थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, बोथ बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ये ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हैज़ नो इफेक्ट ऑन पंप एक्टिविटी बट अफेक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, पंप की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को भी जिनको CCR सॉल्व क्वेश्चन की ज़रूरत है उनको भी आप ये सेंड करें। ये क्वेश्चन B पार्ट का था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।